कनाडा के ओंटारियो का एक जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी बसाहट है। एक औरत को एक टेबल पर लेटाया गया। एक आदमी ने उसे एनीमा दिया। ये दवा आंतें साफ करने के काम आती है। जब तेज़ कब्ज हो या किसी मेडिकल प्रोसीजर के लिए आंतों का खाली होना ज़रूरी हो तब ऐसा किया जाता है। खैर, औरत को एनीमा देकर उस आदमी ने औरत के पेट में चाकू से एक बड़ा सा चीरा लगा दिया। उसने शरीर के अंदर हाथ डाला महिला के और उसकी आंत का एक हिस्सा काटकर बाहर निकाल लिया। इस पूरी घटना के दौरान वो औरत होश में थी। बिना सुन किए एक औरत का पेट चीरने वाला ये आदमी कोई डॉक्टर नहीं था बल्कि एक सनकी था। कुछ दिनों बाद उसने उस औरत की लाश कब्र से बाहर निकलवाई, उसकी खोपड़ी में एक छेद करवाया और फिर उसमें मास्टरबेट किया। इस इंसान के लिए लोगों के साथ क्रूरता करना सुकून पाने का काम था। वो अपने शिकार चुनता, अपनी बातों में फंसाता उन्हें और फिर उन्हें एक आइसोलेटेड जगह पर जमा करता और फिर क्रूरता की सारी हदें पार कर देता। उसने अपने अनुयायियों का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो उनके हाथ पैर काट देता, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर चाकू मार देता। इसके बाद भी उसके अंधभक्त उसे भगवान ही मानते। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज कहानी कनाडा के सबसे खतरनाक कल्ट एंट हिल किड्स की। कहानी शुरू होती है एक युद्ध से। साल था 1952। कोरियन वॉर अपने चरम पर थी। कनाडा के 26,000 से ज़्यादा सैनिक इस जंग में हिस्सा ले रहे थे। इन्हीं में से एक थे 20 साल के लांस कॉर्पोरल गॉर्डन मैंटेलो। मार्च 1952 की एक अंधेरी रात की बात है। गॉर्डन अपनी 6 लोगों की टीम के साथ एक फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन मिशन पर थे जब अचानक चीनी फौज ने मोर्टार से हमला कर दिया। गॉर्डन की टीम को पीछे हटने का ऑर्डर मिला, लेकिन वो वहाँ अकेले फंस गए। गॉर्डन ने बचने के लिए एक दांव खेला, फिर ज़मीन पर आंधे मुंह लेट गए और मरने का नाटक करने लगे। चीनी सैनिक उनके पास पहुँचे, उनके ऊपर राइफल के बट मारे, संगीन से उनकी पीठ को गोद दिया और बाद में ये इंश्योर करने के लिए कि ये आदमी मर ही गया है, चीनी सैनिकों ने एक ग्रेनेड गॉर्डन की बाई जांघ के पास रखा और उसकी पिन निकालकर वहाँ से भाग गए। जोरदार धमाका हुआ। धमाके से गॉर्डन का शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। अब किस्मत देखिए, गॉर्डन फिर भी मरे नहीं। हुआ ये कि चीनी सैनिकों ने ग्रेनेड को जांघ के समानांतर यानी लेंथ वाइज रखने के बजाय सीधा रख दिया था। इस वजह से ग्रेनेड का सिर्फ बेस प्लग और स्ट्राइकर रॉड ही उनकी जांघ में घुसे और वो ग्रेनेड के श्रैपनल से बच गए। कुछ घुसे पर बाय एंड लार्ज बच गए। चीनी सैनिक एक बार फिर गॉर्डन के पास आए, उन्हें लात मारी और मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। सुबह जब गॉर्डन को होश आया, उनकी जान बचा ली गई। बाद में कैनेडियन प्रेस ने उन्हें एक नाम दिया, द मैन दैट चाइनीज कुडंट किल। किसी इंसान की जिंदगी में अगर ऐसा अनुभव हो तो जाहिर है ये उसकी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव होगा। लेकिन युद्ध के मैदान पर मौत से गले मिलकर वापस लौटने वाले इस सैनिक के लिए जीवन का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस कुछ और था। एक ऐसे कल्ट से मुलाकात जो जहन को थर्रा देने वाली थी। साल 1989 की बात है। गॉर्डन कनाडा की आर्मी से रिटायर हो गए थे और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज में काम करते थे। साल 1989 में उन्हें ऑरेलिया नाम के एक शहर में असहाय और भटके हुए लोगों की मदद का काम दिया गया और इसी दौरान उनके जीवन में वो खौफनाक घटना घटी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 11 अगस्त की तारीख थी। हर रोज़ की तरह गॉर्डन ने सुबह एक पे फ़ोन से अपने ऑफिस में कॉल किया ताकि ये पता लग सके कि कहीं किसी ने मदद के लिए संपर्क तो नहीं किया है। तब उन्हें एक औरत के बारे में बताया गया जिसका नाम था जिजेल ट्रेम्बले। शहर में नई थी, बिल्कुल अकेली थी, उसके पास पैसा भी नहीं था। गॉर्डन को फिर एक एड्रेस दिया गया और गॉर्डन जैसे ही वहां पहुंचे, मकान मालकिन ने उस अकेली औरत की शिकायतों का अंबार लगा दिया। उसने कहा कि औरत एकदम बेवकूफ़ है और उसे अंग्रेज़ी भी नहीं आती। जिजेल को नीचे बुलाया गया। जैसे ही वो नीचे उतरी, गॉर्डन उसे देखकर हैरान रह गए। उन्हें दिखी 38 साल की एक दुबली पतली आकर्षक औरत। उसके बाल भूरे और घुंघराले थे, आंखें बादामी रंग की थीं, लेकिन उसी चेहरे पर खौफ ऐसा था जैसे उसके सामने कोई खूंखार जंगली जानवर खड़ा हो। गॉर्डन ने टूटी फूटी फ्रेंच भाषा में उससे बात की। कनाडा में फ्रेंच बहुत बोली जाती है, क्यूबेक वगैरह में।
जिसेल ने बताया कि वो सिंगल है, बच्चा नहीं है कोई, और इससे पहले वो एक रिश्तेदार की बेकरी में काम करती थी। अब ये सब गॉर्डन ने सुना कि बेकरी में काम करती थी, अब असहाय है, तो उन्होंने जिसेल को भरोसा दिया कि 24 घंटे के भीतर एक $150 का चेक आपको सरकार दे देगी। अब चेक लाने के लिए गॉर्डन अपने ऑफिस गए, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर ने उन्हें जिसेल ट्रिम्बले के नाम से वेलफेयर चेक देने से कर दिया मना। अब ये सुनकर गॉर्डन गुस्सा, उनका गुस्सा देखकर कंप्यूटर ऑपरेटर ने उन्हें चेक तो दिया, लेकिन उसने जिसेल के बारे में एक ऐसी बात बताई कि गॉर्डन के मन में शक पैदा हुआ। उसने बताया कि जिसेल के नाम से पहले से एक वेलफेयर चेक जा रहा है, यानी उसे पहले से ही मदद मिल रही है। अब गॉर्डन को समझ नहीं आया कि एक भोली भाली सुंदर औरत उनसे झूठ क्यों बोल रही है। अगले रोज उन्होंने जिसेल का एक टेस्ट लिया। चेक देने से पहले गॉर्डन ने उसे अपनी कार में बैठाया, फिर उसे एक रेस्टोरेंट ले गए। वहां उन्होंने जिसेल को एक अच्छी सी कॉफ़ी पिलाई और सिगरेट का एक पैकेट खरीद कर दिया। कहानी में जिक्र है इसलिए आपको बता रहे हैं, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। मौका देखकर गॉर्डन ने जिसेल से पूछा कि तुम पहले से वेलफेयर पर हो ना। जिसेल ने बिना पलक झपकाए सच बोल दिया। उसने बताया कि इससे पहले वो एक शेल्टर होम में थी, वहां उसे एक घर में हाउसकीपर की नौकरी मिली। जिसेल के मुताबिक उस घर की मालकिन जिसेल की खूबसूरती से जलती थी। उसे लगता था कि जिसेल उसके पति को फंसा लेगी। झगड़े झंझट से बचने के लिए जिसेल वहां से चुपचाप निकल गई और ऑरेलिया पहुंची। गॉर्डन ने इस कहानी पर यकीन कर लिया। अब ये जो बता रही थी जिसेल वो सच थी, लेकिन पूरा सच ये बात नहीं थी। जिसेल ने उतनी ही बात बताई थी जितना कि उससे पूछा गया था, लेकिन फिर एक दिन उसके खौफनाक सच का खुलासा हुआ और इस सच ने गॉर्डन का दिमाग हिला दिया। जिसेल एक नए घर में शिफ्ट हो चुकी थी। गॉर्डन अक्सर मिलने जाया करते थे उससे। एक दिन उन्हें एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक अर्जेंट मैसेज मिला। उन्हें बताया गया कि जिसेल पूरे कनाडा के वांटेड लोगों की लिस्ट में है। वो एक खतरनाक कल्ट से जुड़ी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि वो एक ऐसे आदमी को खोज रहे हैं जिसने हाल ही में कुल्हाड़ी से एक महिला का हाथ काट दिया है और जिसेल उसी सन की आदमी की पत्नी है। गॉर्डन के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जिसेल की मदद का इरादा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका अतीत का दर्द भी अब तक उनके सीने में भरा था। 28 साल फौज में काम करने के बाद जब वो रिटायर हुए तो उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली थी। डिप्रेस्ड रहे, कार वॉश में काम किया और इसी तनाव में उनकी शादी भी टूटी थी। बाद में उन्हें ये नौकरी मिली थी, इसलिए उन्हें लगा कि जिसेल को भी मदद की ज़रूरत है। तुरंत वो जिसेल के घर पहुंचे। कमरे में पीले रंग की एक दरी बिछी हुई थी और गॉर्डन उस पर बैठे। उन्हें लगा कि जब वो जिसेल को बताएंगे कि उन्हें उसका असली सच मालूम है तो चौंक जाएगी जिसेल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गॉर्डन की बातें सुनकर जिसेल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस कहा कि हाँ ये बात सच है। इससे इतना तो तय हो गया कि जिसेल को ये पहले से पता था कि उसके पति ने एक महिला का हाथ काटा था। लेकिन क्या बात इतनी भर थी? जिसेल ने फिर से वही किया। उसने उतनी ही बात की पुष्टि की जितनी उससे पूछी गई। इस बार भी उसने पूरी कहानी नहीं बताई। अब गॉर्डन एक बार धोखा खा चुके थे, इस बार वो चूकना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने पूरी कहानी जानने की कोशिश की। लेकिन उन्हें यह भी लग रहा था कि जिसेल सदमे में है, इसलिए पहले उसका भरोसा जीतना होगा। गॉर्डन ने जिसेल को एक फैक्ट्री में नौकरी दिलाई फिर, और एक सेकंड हैंड बेड खरीद कर दिया। जिसेल के 38 साल के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके पास अब अपना बिस्तर था। समय बीता तो जिसेल का गॉर्डन पर भरोसा बढ़ा। फिर उसने बताया कि क्यूबेक सिटी में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी जिसका नाम था रॉक थेरियॉर्ड। शुरुआत में जिसेल को वो सुंदर और समझदार लगा था, बाइबल की बातें करता था, लेकिन बाद में वो एक हैवान बना। जिसेल को अब भी डरावने सपने आते थे कि रॉक राइफल और चाकू लेकर जंगल में उसका पीछा कर रहा है। पर क्यों कर रहा है? कौन था यह आदमी? ये सनकी कैसे बना? इसने एक महिला का हाथ क्यों काटा? क्या उसने इसके अलावा भी कोई अपराध किया था? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब जिसेल ने अब भी नहीं दिया था। और फिर आया थैंक्स गिविंग फेस्टिवल का मौका। जिसेल ने गॉर्डन को घर बुलाया और कहा कि कुछ आपसे बात करनी है। जिसेल के हाव भाव से गॉर्डन ने भांप लिया था कि अब सच जानने का दिन आ गया। उन्होंने KFC से चिकन का एक बकेट लिया, रेड वाइन की एक बॉटल ली और पहुंच गए जिसेल के अपार्टमेंट। दोपहर का वक्त था। पीले रंग की उस दरी पर दोनों आमने सामने बैठे। पॉल काहिला और रॉस लेवर अपनी किताब सैवेज मसाया में लिखते हैं कि जिसेल ने बिना किसी इमोशन के एक रोबोट की तरह अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने दोपहर में बोलना शुरू किया और रात के 11 बजे तक बिना रुके बोलती रही।
जिसेल ने जो बताया उसे सुनकर गॉर्डन की रूह कांप गई। उसने बताया कि रॉक थेरियॉल्ड के कम्यून में ऐसे ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं जिनमें खून खराबा, शरीर के अंगों को काट देना, ऐसी बर्बरताएं आम हैं। थेरियॉल्ड अपने अनुयायियों को ऐसी यातनाएं देता था जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ये पूरी कहानी सुनने भर से गॉर्डन का पुराना ट्रॉमा जाग गया। जिसेल के यहाँ से निकलकर वो अपनी कार में बैठे और हाईवे पर निकल गए। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि ये सब हो कैसे गया, किसी ने इसे रोका क्यों नहीं। और यहीं से थेरियॉल्ड और उसकी अंधभक्त महिलाओं की खौफनाक कहानी के पन्ने खुलने शुरू होते हैं। जिसेल और थेरियॉल्ड की मुलाकात एक ऐसे मौके पर हुई थी जब जिसेल अपने जीवन को लेकर बड़ी निराश थी। बचपन से ही परिवार का माहौल ठीक नहीं था। जब पिता घर में होते तब सब ठीक रहता, लेकिन उनके बाहर जाते ही जिसेल की माँ उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती और बाहर चली जाती। अगली सुबह तक जिसेल उसी कमरे में बंद रहती थी। सैवेज मसाया किताब में जिसेल के हवाले से लिखा गया है कि जिसेल की माँ उसे और उसके भाइयों को चमड़े के बेल्ट से पीटा करती थी। जिसेल जब तक 17 साल की हुई तब उसकी माँ को फिजूल के खर्चों की आदत लग गई थी। परिवार में आर्थिक दिक्कत आ गई थी और जिसेल के पिता ने खर्चे का सारा जिम्मा जिसेल को ही दे दिया था। ये बात इसकी माँ को बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में वो घर से बाहर निकली और कुछ देर बाद एक सूटकेस लेकर वापस लौटी। उन्होंने जिसेल के सामने वो सूटकेस पटका और कहा कि अब इस घर में या तो तू रहेगी या तो मैं, अगर नहीं जाती है तो मैं चली जाती हूँ। जिसेल ने फिर सूटकेस उठाया, अपने कपड़े पैक किए और अपने गांव से क्यूबेक सिटी चली गई। वहां एक विंटर फेस्टिवल के दौरान जिसेल ने एक आदमी को देखा जो लकड़ी के नक्काशीदार मग बेच रहा था। मग की कीमत पूछी जिसेल ने। इस पर उस आदमी ने कहा कि मग की कीमत तो $10 है, लेकिन तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को $8 में दूंगा। पहली नज़र में वो जिसेल को कुछ खास नहीं लगा, लेकिन फिर उसने दिलचस्प बातें करनी शुरू की। इम्प्रेस हो गई जिसेल और उसने पूरी शाम उस अजनबी के साथ डांस भी किया। जब रात होने लगी तो उस आदमी ने जिसेल को होटल के अपने कमरे में बुलाया। अब जिसेल ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने अपना नंबर दिया उस अजनबी को ताकि आगे कनेक्शन रहे। और तब उस आदमी ने अपना नाम बताया, रॉक थेरियॉल्ड। इसके बाद उसने जिसेल को अपनी बातों में फंसाया। उसने चालाकी दिखाई, झूठी कहानियां बनाई, कहा कि वो अपनी पत्नी से परेशान है और उसे कैंसर भी है। सहानुभूति जागी तो जिसेल ने भी अपने अल्सर की कहानी बताई। बात आगे बढ़ी तो एक रोज़ थेरियॉल्ड जिसेल के घर पहुंचा। घर में तब जिसेल, उसकी बहन और थेरियॉल्ड थे। तीनों शराब पी रहे थे और बात कर रहे थे कि तभी जिसेल के बॉयफ्रेंड डेव का फ़ोन आया। जिसेल जब ये सब कर रही थी एक बॉयफ्रेंड भी था। उसने बताया कि वो जिसेल के घर आ रहा है। जिसेल ने तब थेरियॉल्ड को वहाँ से जाने को कहा कि बॉयफ्रेंड आ रहा है, लेकिन इतना ज़िद्दी था वो कि वहीं सोफे पर पड़ा रहा और अंत में जिसेल और डेव को एक होटल में जाकर रुकना पड़ा। कुछ समय बाद जब डेव ने जिसेल को शादी के लिए प्रपोज किया तब थेरियॉल्ड ने अपनी बीमारी की ऐसी कहानी बुनी कि जिसेल ने डेव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कुछ महीने बाद थेरियॉल्ड के साथ रहने लगी। अब यहां से उसने जिसेल के दिमाग के साथ खेलना शुरू किया। रॉक थेरियॉल्ड ने जानबूझकर बाइबल को कोट करके कहता कि महिला को हमेशा अपने पति के अधीन रहना चाहिए। वो बाइबल के किसी एक पन्ने की ओर इशारा करता और कहता कि देखो जिसेल, ये सही बात है, मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा ही करो। यहीं से उसने अपना मुखौटा उतारना भी शुरू किया और ब्रेन वॉश के जरिए जिसेल जैसी कई औरतों की जिंदगी को नर्क बनाया। जिसेल पहली औरत नहीं थी जो थेरियॉल्ड की मीठी मीठी बातों में फंसी थी और ना ही वो ऐसी आखिरी औरत थी। तो इस थेरियॉल्ड की पूरी कहानी को समझने के लिए अब हम इस रॉक थेरियॉल्ड के बचपन में चलते हैं। थेरियॉल्ड की कई पत्नियों में से एक फ्रांसीन लाफ्लामे में अपनी किताब रॉक थेरियॉल्ड डिट मॉइस द प्रॉफिट ऑफ एंट हिल किड्स में लिखती हैं कि थेरियॉल्ड के पास जन्म से ही कमाल की याददाश्त थी। अपने बचपन की ऐसी ऐसी बातें बता देता था जो आमतौर पर बाकी लोगों को याद नहीं थी। उन्होंने लिखा कि थेरियॉल्ड बचपन में अक्सर बीमार रहता था, कुपोषण का शिकार था, खाना पचा नहीं पाता था और आंत में उसके सूजन थी। बचपन उसका उसके दादा के साथ बीता था, लेकिन फिर एक दिन घर में बहुत रोना धोना हुआ और उसके दादा अलग कर दिए गए। उसका परिवार कनाडा के एक जंगली इलाके में रहने चला गया। बेहद सुनसान और बीहड़ इलाका था और वहाँ थेरियॉल्ड पर कोई ध्यान नहीं देता था। फैमिली में ठंडे और अंधेरे कमरे में सुलाया जाता, अकेला छोड़ दिया जाता बच्चे को। जब ये सब बहुत छोटे बच्चे के साथ हो रहा है, जब थेरियॉल्ड 6 साल का हुआ तो उससे मेहनत वाले काम लिए गए, लकड़ी बीनना, पानी लाना, मलमूत्र की बाल्टियाँ साफ करना।
बाद में उसे एक सूअर और एक मुर्गी के बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। फ्रांसिन अपनी किताब में घटना का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि एक बार थेरियॉल्ट के पिता को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उन्होंने उसे ज़मीन पर पटक दिया और बिना कुछ कहे मुक्के और लातों की बरसात की। फिर उन्होंने थेरियॉल्ट के बाल पकड़े और घर की दीवार पर दे मारा। इसके बाद भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने उसे घसीटते हुए सीढ़ियों के ऊपर फेंक दिया और कहा, काश तुम मर जाते कुत्ते के पिल्ले। फ्रांसिन की किताब में एक और घटना का जिक्र है कि कैसे चाइल्डहुड अब्यूज़ का शिकार था थेरियॉल्ट। इसमें लिखा है कि थेरियॉल्ट ने कभी आईना नहीं देखा था। बचपन में एक बार उसने साफ पानी में अपना चेहरा तो दंग ही रह गया। वो उससे लगा कि पानी के भीतर उसके जैसा एक और बच्चा रहता है। धीरे धीरे वो इस बात पर इतना मोहित हुआ कि वो अपने सारे कपड़े निकाल देता, पेड़ पर चढ़ता और ऊपर से साफ पानी में मलमूत्र त्यागता ताकि उसे पता चल सके कि उसका शरीर काम कैसा करता है। फ्रांसिन लिखती हैं कि एक सूअर का बच्चा बचपन में थेरियॉल्ट के अकेलेपन का साथी था। हमने बताया था एक सूअर का बच्चा दिया था और एक मुर्गी का चूजा। एक रोज उसके ही सामने उसके पिता ने उस सूअर को काटा, फिर थेरियॉल्ट से उसका मांस साफ करवाया और जब मांस पका तो उसे खाने को मजबूर भी किया। फ्रांसिन के मुताबिक थेरियॉल्ट को इस घटना से गहरा आघात पहुंचा। उसने खून की उल्टियां की, उस सूअर की हड्डियां बटोरी और फिर उसे दफनाया। थेरियॉल्ट अपने बचपन की कहानी अक्सर अपने फॉलोअर्स को सुनाया करता था कि ट्रॉमा रहा है। उसकी पत्नी फ्रांसिन ने वही बात अपनी किताब में लिख दी, लेकिन उसके पिता और उसका परिवार एक दूसरा पक्ष सामने रखते हैं। पॉल काइला और रॉस लेवर अपनी किताब सेविज मसाइया में लिखते हैं कि थेरियॉल्ट का परिवार कभी किसी जंगली इलाके में नहीं रहा। ये कहानियां थी जो वो सुना रहा था। वो थेटफोर्ड माइंस नाम के एक शहर में बड़ा हुआ था। उसके पूर्वज फ्रांस से आए थे। पॉल काइला आगे लिखते हैं कि थेरियॉल्ट को बचपन से ही सहानुभूति बटोरने की आदत थी। वो झूठी कहानियां रचता और खुद को सताया हुआ बताकर अटेंशन पाने की कोशिश करता। सेविज मसाया किताब में उसके पिता के हवाले से लिखा गया है कि थेरियॉल्ट अपने परिवार के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने लगा था और उसे इसकी ऐसी आदत लग चुकी थी कि एक बार उसके पिता को पुलिस में शिकायत करनी पड़ी थी। थेरियॉल्ट के पिता के मुताबिक वो अपने पड़ोसियों के पास जाता और कहता कि जब उसकी बहन की मौत हुई थी तब उसके पिता ने उसके शव को 10 महीने तक अपने घर में रखा था। पॉल काइला लिखते हैं कि थेरियॉल्ट के पिता का स्वभाव सख्त और अड़ियल जरूर था, लेकिन वो वैसे नहीं थे जैसे थेरियॉल्ट दावा करता था। उसके पिता का कहना था कि उन्होंने अपने बेटे को कभी नहीं पीटा, लेकिन जब भी उसने गलती की तो उसे सजा दी। बचपन में थेरियॉल्ट अपने पड़ोसियों और दोस्तों से कहा करता कि उसके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा और उसके माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि उसके पिता का दावा इसके उलट था। उनका कहना था कि थेरियॉल्ट खाने की मेज पर मुक्का मारता था और अपनी माता पर चिल्लाता भी था। उसके पिता बताते हैं कि उसके परिवार में कोई गंभीर समस्या नहीं थी। उसके पिता शराब पीते थे, लेकिन शराबी बिल्कुल नहीं थे। वो गुंडागर्दी या कोई गलत काम भी बर्दाश्त नहीं करते थे। सरकारी कर्मचारियों को अपनी प्रॉपर्टी पर आने से वो रोकते थे, लेकिन वोट देने सबसे पहले पहुंचते भी थे। थेरियॉल्ट की एक टीचर ने बताया कि वो पढ़ने लिखने में अच्छा था। उसके लंच बॉक्स भरे होते थे, कपड़े साफ होते थे, जिसे देखकर ये लगता था कि उसके माँ बाप बच्चे का ध्यान रखते थे। 1983 में रॉक थेरियॉल्ट ने अपनी आत्मकथा भी लिखी। किताब का नाम रखा लफेयर मॉइस। 173 पन्नों की इस बुकलेट में उसने अपने बचपन के बारे में सिर्फ 1.5 पन्ना लिखा, जिसकी अधिकतर बातों को उसके परिवार ने फिर झूठा बताया। असलियत में थेरियॉल्ट एक क्राई बेबी था। वो छोटी छोटी दिक्कतों का महाकाव्य बनाता और ऐसी ही कहानियां बनाकर उसने फ्रांसिन ग्रेनियर नाम की एक बार डांसर से शादी भी की। ये उसकी पहली शादी थी। शादी के बाद दोनों मॉन्ट्रियल में रहे। थेरियॉल्ट ने वहाँ फायर डिपार्टमेंट में भट्टियों के इंस्पेक्शन और चिमनी साफ करने का काम किया, लेकिन जल्दी वो अपने पुराने शहर थेटफोर्ड माइंस लौटा और वहाँ उसने रॉयल बिलियर्ड्स नाम से एक पूल हॉल और स्नैक बार खोला। पूल खेलते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को वो ज्ञान दिया करता। निराश लोगों पर उसकी बातों का असर भी होता। धीरे धीरे ये पूल जॉइंट शहर के बेरोजगारों और भटके हुए लोगों का अड्डा बना। तब रॉक थेरियॉल्ट को पहली बार महसूस हुआ कि वो दिशाहीन युवाओं को अपने कंट्रोल में कर सकता है और अगर ऐसा करने में उसे सफलता मिलती है तो एक रोज वो लोगों पर राज भी कर सकता है। इस बीच एक और बदलाव आया। थेरियॉल्ट और फ्रांसिन ग्रेनियर की शादी में तनाव आया। अपनी आदत से मजबूर थेरियॉल्ट ने अपनी पत्नी के बारे में अफवाहें उड़ाई, आरोप लगाया कि वो बुरी माँ है और शहर के कई लोगों के साथ उसके अफेयर हैं। अब ग्रेनियर ये सब बर्दाश्त करते हुए भी उसके साथ रह रही थी किसी तरह। 26 साल की उम्र में थेरियॉल्ट ने एक चुनाव लड़ा।
सिटी काउंसिल का चुनाव, जिसमें उसे जीत मिल भी गई। उसने एक दिग्गज स्थानीय नेता को हराकर सबको तब चौंकाया था। लेकिन जल्दी ही उसका पॉलिटिकल करियर एक तमाशा बना। वो भले ही बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन जब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात आती तो उसकी घिग्गी बनती थी। जहां भी जाता था अपने साथ ब्रीफ केस में नगर पालिका के कानूनों, जो म्यूनिसिपल कोड होता है, उसकी एक बुक रखता था। रास्ते में उससे कोई भी कुछ पूछता या अपनी समस्या बता देता, चुनाव में जीता हुआ ये, तो तुरंत किताब निकालकर कानून पढ़ता। काउंसिल की मीटिंग में जानबूझकर हंगामा करता और मेयर के साथ बहस करने के बहाने खोजता। एक मीटिंग में वो अपना कुत्ता लेकर पहुंचा ताकि वो दिखा सके कि किसी से नहीं डरता, और नतीजा ये हुआ कि अगले चुनाव में उसे बुरी हार मिली और उसका जो पॉलिटिकल करियर था वहीं खत्म हो गया। इसके बाद उसका ध्यान धर्म और जीवन के रहस्यों की तरफ गया। उसने कैथलिक लड़कों का एक लोकल क्लब ज्वाइन किया। कुछ दिन बाद इस क्लब के लोग भी उससे परेशान हो गए। थेरियॉल्ड कहता कि क्लब के लोगों को अपनी पीठ पर शैतान की तस्वीर बनवानी चाहिए और कुछ अजीब किस्म के अनुष्ठान करने चाहिए। क्लब के लड़के साधारण कैथलिक्स थे। उन्होंने कुछ दिन तो थेरियॉल्ड को झेला, लेकिन फिर इन लोगों ने उसकी बातों को खारिज करना शुरू किया और बाद में उसे क्लब से निकाला भी। थेरियॉल्ड राजनीति के दुनिया में मुंह के बल गिर गया था, धार्मिक क्लब से भी निकाला गया था, पत्नी के साथ रिश्ते में दरार आ गई थी, तो गुजारा करने के लिए वो लकड़ी के फिर मग्स बनाने लगा, सजावटी चीजें बेचने लगा और साथ ही उसने खुद को एक दार्शनिक बताना शुरू किया। लेकिन दर्शन के नाम पर वो बस इतना ही करता था कि कमजोर लोगों को खोजता, उन्हें अपनी बातों में फंसाता और फिर उनसे अजीब अजीब काम करवाता। इसके बाद आया साल 1976। क्यूबेक सिटी में विंटर कार्निवल चल रहा था। जैसे आपको हमने बताया था पहले, यहीं पर उसकी मुलाकात हुई थी जिजेल ट्रेम्बले से, वही महिला जो कहानी की शुरुआत में गॉर्डन से मिली थी। इसके बाद थेरियॉल्ड की जिंदगी में एक मोड़ आया। साल 1977 में वो एक चर्च के संपर्क में आया जिसका नाम था सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च। इस चर्च की भी अपनी एक कहानी है। इसकी जो जड़ें हैं वो जुड़ी हैं विलियम मिलर नाम के किसान से, जो बाद में प्रचारक बना, है ना, धर्म प्रचारक। उसने भविष्यवाणी की थी कि 22 अक्टूबर 1844 को दुनिया का अंत हो जाएगा और साक्षात ईसा मसीह धरती पर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद इस संप्रदाय के फॉलोअर्स का भरोसा खत्म हुआ चर्च पर, तो वो लोग ग्रुप को छोड़ने लगे और फिर मिलर के बच्चे कुछ चेले चपाटों ने एक नई कहानी बुनी। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो धरती से पहले स्वर्ग को शुद्ध कर रहे हैं ताकि एक रोज इंसानों का न्याय कर सकें। इस चर्च के लोग शराब, सिगरेट और मांस के सेवन से परहेज करते थे, इसलिए जब थेरियॉल्ड इसका हिस्सा बना तो उससे इन चीज़ों का त्याग करना पड़ा। तो थेरियॉल्ड तो बदल रहा है इस चर्च के लिए, लेकिन थेरियॉल्ड की बातचीत की शैली से चर्च भी इतना प्रभावित था कि उसे चर्च के लिटरेचर के प्रचार का काम दिया गया। सूट पहनता, टाई बांधता और घर घर जाकर चर्च की फिर बुक्स बेचता। कुछ समय बाद उसने क्लिनिक खोला, नाम रखा स्टॉप स्मोकिंग क्लिनिक। इस क्लिनिक में उसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। उसने लोगों को ये डर दिखाया कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है और ऐसे वक्त में सिर्फ थेरियॉल्ड ही उनका उद्धार कर सकता है। ऐसे ही उसने अपने सबसे वफादार अनुयायी बनाए, जिनमें एक फ्रांसीन लाफ्लामे भी थी, वही जिन्होंने थेरियॉल्ड पर किताब लिखी थी। लाफ्लामे को ड्रग्स की बुरी लत थी। उन पर थेरियॉल्ड की बातों का ऐसा असर हुआ था कि वो अपनी कुछ सहेलियों को भी साथ ले गई। मठों में जिस तरह से संतों को नया नाम दिया जाता है, नई पहचान, उसी तरह की व्यवस्था इस थेरियॉल्ड ने भी की थी। उसने लाफ्लामे को एक नया नाम दिया, होगला, जिसका मतलब होता है तीतर। थेरियॉल्ड ने इस क्लिनिक के जरिए 3 औरतों और एक लड़के को अपना अनुभव बना लिया। अब ये सब थे जीवन से निराश, लेकिन थेरियॉल्ड के लिए सब ठीक चल रहा था। तभी चर्च को थेरियॉल्ड के बारे में कुछ बातें पता चली कि क्लिनिक से होने वाली कमाई वो चर्च को दे नहीं रहा और सारे पैसे खुद ही हजम कर रहा है। साथ ही वो क्लिनिक आए लोगों के सामने खुद को ईश्वर का दूत बताता था, कहता था कि सिर्फ वही है जो उनको ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता बता सकता है। इसके अलावा एक और बात थी जिससे चर्च को दिक्कत थी। हुआ ये कि थेरियॉल्ड ने अपने क्लिनिक से लाफ्लामे सहित जो 4 अनुयायी बनाए थे, वो उन्हें लेकर अपने छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, जहां उसकी दूसरी पत्नी जिजेल भी रहती थी। अब लाफ्लामे को वहां थेरियॉल्ड की मालिश करने और उसे नहलाने का काम दिया गया था। इसके अलावा वो बाकी लोगों के लिए खाना भी बनाती थी और बेकरी भी संभालती थी। सैवेज मसाया किताब के अनुसार वो रॉक थेरियॉल्ड की सबसे बड़ी अंधभक्त थी। बाकी फॉलोअर्स की शिकायत थेरियॉल्ड से करती और फिर वो उनको भयंकर सजा भी देता। चर्च के लोगों ने इस पर आपत्ति ली कि बिना शादी के ही 3 औरतों को अपने साथ आपने कैसे उस घर में रखा है। चर्च के अधिकारियों ने कहा कि वो उन औरतों से मिलकर
बात करना चाहते हैं कि चल क्या रहा है, लेकिन थेरियॉल्ट को डर था कि अगर चर्च के लोग इन औरतों से मिल जाएंगे तो हो सकता है कि जो ब्रेन वॉश है वो टूट जाएगा, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया कि कोई नहीं मिलेगा उन औरतों से। लेकिन चर्च का दबाव तो बढ़ रहा था। इससे बचने के लिए वो अपने फॉलोअर्स के साथ स्टे मैरी नाम की जगह पर शिफ्ट हुआ और यहां उसने हेल्दी लिविंग नाम का एक दूसरा क्लिनिक खोला, जहां उसने सबको एक जैसे ढीले कपड़े पहनने का हुक्म दिया और महिलाओं को ब्रा पहनने से मना कर दिया। इस बीच एक और घटना होती है। थेरियॉल्ट के नए क्लिनिक में ल्यूकीमिया की एक मरीज आती है। थेरियॉल्ट ने दावा किया कि वह प्राकृतिक उपचार से ठीक कर देगा, लेकिन इलाज के दौरान इस औरत की हो जाती है मौत। अब ये चर्च के साथ साथ पुलिस केस बना और इसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई और थेरियॉल्ट को चर्च से निकाला भी गया, लेकिन उस पर इस घटना का ज्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि उसे चर्च से जो चाहिए था वो मिल चुका था, बातें बनाना सीख गया था। लेकिन पुलिस तो पीछे पड़ी रही। पुलिस से बचने के लिए अब वो जंगल की ओर भागा। अपने फॉलोअर्स के साथ वो गेस्पे नाम की जगह पर घने जंगलों में जा बसा और वहां जाकर उसने अपना कम्यून बनाया, जैसे ये ओशो वगैरह ने बनाया था। उसके साथ तब 20 वयस्क लोग थे, 7 बच्चे भी थे। वहां उसने अपने नियम बनाए, सभी अनुयायियों को नए नाम दिए, खुद को कम्यून का मोजेस घोषित कर दिया, खुद को ईश्वर का दूत बताया और फिर उसने अपने पुराने चर्च की तर्ज पर एक भविष्यवाणी की। 1978 में उसने कहा कि 17 फरवरी 1779 को दुनिया का अंत हो जाएगा और फिर ये सब दुनिया के अंत का इंतजार करने लगे, कम्यून के लोग। लेकिन इस बीच रॉक थेरियॉल्ट का खौफनाक चेहरा भी सामने आया। उसके साथ जितनी भी महिलाएं थीं, उसने उन सब की पुरानी शादियों को रद्द कर दिया और सभी औरतों को अपनी पत्नी घोषित कर दिया। जब उसकी दूसरी पत्नी जिजेल ने विरोध किया तो थेरियॉल्ट ने उसके चेहरे पर घूंसा मारा और उसे 2 दिन तक कमरे में बंद रखा। फिर जिजेल ने उससे एक रोज कम्यून की ही 2 महिलाओं के साथ बिस्तर में देख लिया और यह बात जिजेल से बर्दाश्त नहीं हुई। जिजेल जब वहां से भागने लगी तो थेरियॉल्ट ने उसे पकड़ा और गर्दन दबाकर कहा कि मेरा नाम है मोजेस और तेरा मालिक हूं, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ईश्वर तुम सबकी जान लेगा। तब तक 17 फरवरी 1979 की तारीख भी बीत गई, दुनिया का अंत हुआ नहीं। और तब थेरियॉल्ट ने कहा कि मिस्टेक हुई है। वो क्या है कि स्वर्ग और धरती का टाइम एक जैसा नहीं है, चिंता मत करो, दुनिया का अंत होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगेगा। थेरियॉल्ट के अनुयायी इतने अंधभक्त हो चुके थे कि अब उन्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता था। तर्क की शक्ति चली गई थी, थेरियॉल्ट में ही ईश्वर दिखने लगा था। 1980 में उसके कम्यून में गाय वीर नाम का एक मानसिक रोगी आया। थेरियॉल्ट ने उसे बच्चों की देखरेख का काम सौंपा। 1 साल बाद थेरियॉल्ट ने अपनी सनक में 2 साल के एक बच्चे का खतना किया और उसके मुंह में शराब डाल दी। बच्चे के दर्द को कम करने के लिए उसे कुछ भी नहीं दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि बच्चा मर गया। थेरियॉल्ट ने अपनी गलती छिपाने के लिए गायवीर पर कोताही बरतने का इल्ज़ाम लगाया। उसने अपनी कंगारू कोट बिठाई और उसे सज़ा सुना दी और सज़ा के तौर पर उसे बिना बेहोश किए ही रेजर ब्लेड से गायवीर का एक अंडकोश निकालकर फेंक दिया गया। गायवीर किसी तरह वहां से भागा और फिर पुलिस तक पहुंचा। फिर पुलिस ने उस कम्यून पर छापा मारा, गिरफ्तार किया गया इस थेरियॉल्ट को, लेकिन उसके अनुयायी अब तक पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुके थे। सब ने कहा कि गायवीर के साथ थेरियॉल्ट ने जो किया वो सही था। थेरियॉल्ट को कुछ समय के लिए जेल में भी रखा गया, लेकिन तब भी वो फ़ोन और चिट्ठियों के जरिए अपना कम्यून चलाता रहा। जेल से ही उसने ला फेयर मॉयस नाम की अपनी किताब भी छपवा दी, आत्मकथा थी। कमाल की न्याय व्यवस्था है कनाडा की। ये जेल से छूटा और जेल से छूटने के बाद उसने ओंटारियो के पास जंगल की ज़मीन खरीदी और अपने कम्यून को फिर से बसाया। इसका नाम उसने रखा एंट हिल किड्स। इस नाम के पीछे उसका तर्क था कि कम्यून के लोग छोटी चींटियों की तरह दिन रात मेहनत करते थे और बिना रुके एक साथ मिलकर काम में लगे रहते थे। पैसों के लिए उसने अपने फॉलोअर्स से चोरी भी करवाई, बाद में फल बेचने और बेकरी का काम शुरू कराया। अब जब कम्यून के पास कुछ पैसे आए तो थेरियॉल्ट ने फिर से दारू पीना शुरू किया। शराब के नशे में उसने अपने ही लोगों को भयंकर सजाएं दी। उसने अपने एक फॉलोअर के 11 दांत प्लास से खींचकर निकाले और फिर उसके पैर हथौड़े से तोड़ डाले। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उस फॉलोअर को मानव मल खाने को मजबूर किया। एक दूसरी महिला जब गर्भवती थी तो उसने वेल्डिंग करने वाली मशीन से उसके स्तनों और पेट को जला दिया। कम्यून में उसके लिए यह आम हो गया था कि वो किसी भी महिला के शरीर में चाकू घोंप देता, उनके सिर और प्राइवेट पार्ट्स पर कुल्हाड़ी मार देता। ये उसका रोज का काम हो गया था।
कम्यून में ये तो चलो महिलाओं की स्थिति है, वयस्कों की, बच्चों की स्थिति और खराब। 1985 में 5 महीने के एक बच्चे को कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। जब इसकी मौत हो गई तो उसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बताकर रफा दफा कर दिया गया। फिर पुलिस ने दोबारा थेरियॉल्ट के ठिकाने पर छापा मारा, तब तक वहां 13 बच्चे हो गए थे। उन सबको कम्यून से रेस्क्यू किया गया। इन्होंने पुलिस को बताया कि थेरियॉल्ट बच्चों को पिंजड़े में बंद रखता था और उनके सामने मास्टरबेट करता था। बच्चों को उनकी मां के पास जाने की इजाजत नहीं थी और पुलिस ने बच्चों को तो बचाया इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन थेरियॉल्ट का खौफनाक कम्यून उसके बाद भी चलता रहा। 1988 में उसने कम्यून की एक महिला, जो उसकी पत्नी भी थी, उसकी सर्जरी की। डॉक्टर नहीं था ये, मेडिकल साइंस से जुड़ी कोई चीज़ नहीं उसके पास थी और ना उसको कोई सिखलाई थी। उसने उस महिला को बेहोश तक नहीं किया। शराब के नशे में उसने उसको टेबल पर लेटाया, अनीमा दिया और फिर उसके पेट पर चाकू से बड़ा चीरा लगाकर आंत का एक हिस्सा काट दिया। इस पूरी घटना के दौरान वो औरत होश में थी, अगले दिन मरी। थेरियॉल्ट ने जो किया किसी भी इंसान को दहला देने के लिए काफ़ी था, लेकिन इसके बाद भी उसके अनभक्त उसके साथ रहे और थेरियॉल्ट भी यहाँ रुका नहीं। उसने इस औरत के शव को अपने बेड पर रखा, उसके साथ सोया। अगले रोज शव को दफनाया गया और कुछ दिन बाद सनक फिर से जागी। उसने उस महिला के शव को कब्र से बाहर निकालवाया, खोपड़ी को ड्रिल किया और उसमें एक छेद करवाया और फिर उसने उस खोपड़ी में हस्तमैथुन किया। इसके बाद उस कंकाल की एक पसली निकाल ली और उसे एक चमड़े के पाउच में डालकर गले में हार की तरह पहना। इसके बाद उस शव को जलाया और बची हुई हड्डियों को जैतून के तेल के जार में रखा। 1988 में वो अपनी पत्नियों और दूसरे अनुयायियों के साथ अमेरिका के यूटा गया। यहां उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक सनकी डॉक्टर से हुई। थेरियॉल्ट ने जब डॉक्टर को बताया कि उसने अपनी जिस पत्नी की सर्जरी की थी और जिसकी मौत हो गई, वो उसके शरीर के भीतर एक छोटी सी जगह में रहती है, तो डॉक्टर को कायदे से हंसना चाहिए था या थेरियॉल्ट को पागल घोषित करना चाहिए था, पुलिस बुलानी चाहिए थी। लेकिन उसने किया उल्टा। उसने थेरियॉल्ट के दिमाग में भ्रम डाल दिया कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसकी पत्नी पल रही है। उस डॉक्टर ने यहाँ रिवर्स बर्थ की एक अजीब सी थ्योरी दी। कहा कि स्वर्ग में एक आदमी है जिसके जरिए औरत का रिवर्स बर्थ हो सकता है। वापस लौटकर उसने अपनी पत्नी और दूसरी पत्नियों से फिर कहा कि जिस औरत को उसने सर्जरी के दौरान मार डाला वो उसी से पैदा होगी। उसने एक समारोह भी रखा जिसमें उसने उस मरी हुई औरत से फिर शादी की। 1989 की एक रात वो नशे में धुत होकर कम्यून में वापस लौटा। सामने दिखी गैब्रियल नाम की महिला, ये भी पत्नी थी क्योंकि कम्यून की सारी ही औरतें उसकी पत्नी हो गई थी। थेरियॉल्ट के दिमाग में फिर एक अजीब सा ख्याल आया। उसने गैब्रियल का दाहिना हाथ एक टेबल पर रखा, बाकी अनुयायियों को चारों ओर से हाथ पकड़ने को कहा, फिर गैब्रियल के हाथ में चाकू घोंप दिया और उसके बाद उसने मांस काटने वाली कुल्हाड़ी से उसका हाथ काटकर अलग कर दिया। अगले दिन उस हाथ को आग में जला दिया। फिर कुछ दिन बाद जब उस महिला के हाथ में इन्फेक्शन होने लगा गैब्रियल के, तो थेरियॉल्ट ने एक लोहे के पाइप को वेल्डिंग करने वाले मशीन से गर्म किया और उसे गैब्रियल के घाव पर दाग दिया। उस औरत का दिमाग तब जाकर खुला जब उसके लिए दर्द बर्दाश्त करना असंभव हो गया और इसके बाद वो वहां से भागी पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने जब उसे पकड़ने के लिए छापा मारना शुरू किया रॉक थेरियॉल्ट के लिए, तो जंगल में ही बने एक बंकर में जाकर छिप गया और काफी मशक्कत के बाद पकड़ में आया। इसी दौरान जिसेल ट्रिब्ले ने भी कम्यून छोड़ा और वह पहुंच गई ओरिलिया शहर, जहां उनकी मुलाकात गॉर्डन मैंटेलो से हुई थी। जैसे हमने शुरुआत में बताया, जिसेल ने पूरी कहानी गॉर्डन को बताई। फिर पुलिस ने जिसेल और गैब्रियल का बयान दर्ज किया। कई सालों तक मुकदमा चला। 1993 में थेरियॉल्ट ने खुद को बचाने के लिए सेकेंड डिग्री मर्डर का दोष स्वीकार किया। मतलब एक ऐसा कत्ल जिसमें मारने की नीयत तो थी, लेकिन इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, पूर्व नियोजित मर्डर नहीं था, आपा होकर की गई हत्या टाइप्स। ऐसा थेरियॉल्ट ने इसलिए किया ताकि उसे बाकी अपराधों पर कोर्ट में बहस ना हो, ट्रायल ना चले। जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें 10 सालों तक की पैरोल की गुंजाइश नहीं थी। थेरियॉल्ट जब जेल में था तब वहां के दूसरे कैदियों को भी उसकी कहानी पता चली और इन्हीं में से एक कैदी ने थेरियॉल्ट के कारनामे सुनकर उससे नफरत शुरू कर दी। 2011 में एक रोज वो थेरियॉल्ट के कोठरी में घुसा और जब बाहर निकला तो उसके हाथ में एक चाकू था। जब अधिकारी उस कोठरी में पहुंचे तो थेरियॉल्ट मरा पड़ा था। इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह था कि इतना सब होने के बाद भी थेरियॉल्ट के फॉलोअर्स ने उसमें भरोसा रखना नहीं छोड़ा।
जानकारों के मुताबिक ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का सबसे डरावना उदाहरण था। थेरियॉल्ट ने अपने लोगों को समाज से पूरी तरह अलग कर दिया था, उनका ब्रेन वॉश कर दिया था और उनके दिमाग में ये भ्रम डाल दिया था कि बाहरी दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फ्रांसिस लाफ्लामे थी, वहीं जिन्होंने थेरियॉल्ट पर किताब लिखी। लाफ्लामे ने थेरियॉल्ट की हर करतूत को सही ठहराया, उसका साथ दिया। जब गैब्रियल का हाथ काटा गया तब भी वो वहीं थी। दुर्भाग्य देखिए कि जिस लाफ्लामे ने थेरियॉल्ट की इतनी सेवा की और उस पर इतना भरोसा किया, वो भी उसकी क्रूरता से नहीं बचे। थेरियॉल्ट ने एक बार उन पर भी चाकू से हमला किया था। लाफ्लामे के बाएं कूल्हे में 5 इंच गहरा घाव हुआ। इसके बाद सोचिए उस महिला ने क्या किया होगा। उसने थेरियॉल्ट से कहा, मेरे स्वामी, मैं आपकी सच्ची दासी बनकर रहना चाहती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आगे चलकर लाफ्लामे और थेरियॉल्ट का एक बच्चा भी हुआ। जब थेरियॉल्ट को पुलिस ने पकड़ा तब भी लाफ्लामे ने थेरियॉल्ट के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। फ्रांसीन पर रॉक थेरियॉल्ट का इतना असर था कि जब वो जेल में था तब फ्रांसीन ने जेल के पास ही एक बेकरी खोली ताकि उससे संपर्क बना रहे। थेरियॉल्ट जेल से अपने कम्यून के लिए चिट्ठियां लिखता, आदेश जारी करता, जिन्हें फिर लाफ्लामे और उसकी 2 सहेलियां आगे बढ़ाती। आखिर तक उन्होंने थेरियॉल्ट का बचाव किया। बार बार यही कहती रही कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे पेट की बीमारी थी, शराब की लत थी और उसका बचपन अच्छा नहीं बीता था, चाइल्डहुड ट्रॉमा। आप लेवल देखिए, एक अपराधी को सजा मिल गई, उसने जिस औरत को चाकू मारा और जिसके सामने दूसरी औरत की हत्या की, उसी लाफ्लामे ने अपनी किताब में लिखा, रॉक थेरियॉल्ट कभी मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा भगवान, मेरा शैतान, मेरा साथी और मेरा आदमी था। बाद में भी वो मेरा दोस्त ही रहा। इसी नोट पर हम इस खौफनाक कहानी को कंक्लूड करते हैं। इसे रवि सुमन ने लिखा है, कमल ने भी उनका साथ दिया है और सर्वेश ने इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।